साल 399 ईसा पूर्व ग्रीस का एक शहर एथेंस, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी अदालत के सामने खड़ा है। उसका नाम है सुकरात। उस पर आरोप है कि वो नौजवानों को बहकाता था और देवताओं का अपमान करता था। लेकिन सबसे अजीब बात है कि उस केस का फैसला ना तो कोई राजा कर रहा था और ना ही जज। फैसला कर रहे थे वो 501 नागरिक जिनकी लॉटरी लगी थी। वो 501 नागरिक बैठेंगे और फैसला करेंगे कि सुकरात दोषी है या नहीं। सोचिए 2000 साल पहले जब दुनिया के हर कोने में राजा, सम्राट और तानाशाह राज कर रहे थे, वहाँ एथेंस के एक शहर में आप लोग बैठकर वोट कर रहे थे और फैसला कर रहे थे कि सुकरात दोषी है या नहीं। और यही थी दुनिया की पहली डेमोक्रेसी। यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर डेमोक्रेसी बनाया, जिनमें से डेमो का मतलब जनता और क्रेटोस का मतलब सत्ता होती है, यानी कि जनता की सत्ता। आज 2000 साल बाद दुनिया की लगभग आधी आबादी किसी न किसी रूप में लोकतंत्र में जीती है। भारत खुद दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो 96 करोड़ से ज्यादा वोटर्स वाला देश है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि आपको पता है आखिर डेमोक्रेसी काम कैसे करती है। आज के समय में सिर्फ वोट डालना लोकतंत्र नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा सिस्टम काम करता है। भारतीय संविधान, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और देश का विपक्ष। आज पूरी दुनिया कह रही है कि लोकतंत्र खतरे में है, तो सवाल ये है कि आखिर लोकतंत्र को किससे खतरा है और अगर आप एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक हो तो इसकी किस तरह से रक्षा कर सकते हो। तो चलिए आज के इस वीडियो में डेमोक्रेसी को समझते हैं विस्तार में। सबसे पहले मैंने जो एथेंस शहर की बात की थी, उसमें सिर्फ पुरुष ही वोट कर सकते थे। वहाँ की महिलाओं को और बाहर से गए हुए लोगों को वोटिंग का अधिकार नहीं था, यानी कि पूरे एथेंस शहर में आबादी में सिर्फ 20% लोगों को वोटिंग का अधिकार था। तो सवाल यह है कि क्या सच में जनता की सत्ता थी या फिर वोटिंग के लिए चुने गए लोगों की, जिन्होंने इसको डेमोक्रेसी का नाम दे दिया। इसको समझने के लिए हमें डेमोक्रेसी की जड़ तक जाना पड़ेगा, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना। तो सवाल यह है कि आखिर डेमोक्रेसी होती क्या है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें सत्ता जनता के पास होती है और जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर संसद में भेजती है। लेकिन ये डेफिनेशन उतनी सिंपल नहीं है जितनी आपको लग रही है, क्योंकि सिर्फ वोट डालना डेमोक्रेसी नहीं है। दुनिया में ऐसे देश भी है जहाँ पर वोटिंग होती है, लेकिन फिर भी वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। जैसे उत्तर कोरिया, वहाँ पर इलेक्शन तो होता है लेकिन विपक्षी पार्टियां नहीं है, इसीलिए सारे वोट एक ही पार्टी को जाते हैं और वो है किम जोन की पार्टी। डेमोक्रेसी में वोट डालना काफी नहीं होता है, इसके लिए चाहिए होता है आजादी, निष्पक्ष चुनाव और कानून का राज, मीडिया, मौलिक अधिकार और एक स्वतंत्र न्यायपालिका जो सरकार के दबाव में काम ना करे। मैंने जो आपको 6 पॉइंट बताया, अगर उनमें से एक भी पॉइंट पर सिस्टम फैले तो ये देश के साथ साथ उस देश की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैंने जो आपको शुरुआत में एथेंस वाला पॉइंट बताया था, उस समय एक नेता था जिसका नाम था क्लेस्टीन। उसने एक क्रांतिकारी सुधार किया, सारे शहरों को अलग अलग जनजातियों में ना बांटकर भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा और हर नागरिक को सीधे शहर की सरकार से जुड़ने का मौका दिया। एथेंस में एक असेंबली होती है जिसे इग्लेसिया कहा जाता है, उसमें उस देश के सभी पुरुष नागरिक जाकर वोट कर सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसमें महिलाएं और बाहरी लोग शामिल नहीं थे, इसीलिए इसे लिमिटेड डेमोक्रेसी कहा जाता है। एथेंस के साथ साथ रोम में भी एक अलग तरह का सिस्टम बना। यहाँ सीधे लोकतंत्र की जगह रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, यानी कि लोग प्रतिनिधि चुनते थे जो उनके अनुसार फैसले लेते थे, और रोम में सीनेट के अधिकारी हुआ करते थे। यहीं से आया वो कॉन्सेप्ट जिसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। रोम के बाद यूरोप में सदियों तक राजाओं ने राज किया, लेकिन 1215 में इंग्लैंड में एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिस वजह से आज पूरी दुनिया में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना हुई। इंग्लैंड के राजा जॉन को अपने ही देश की जनता के दबाव में आकर मैग्ना कार्टा पर साइन करना पड़ा था। मैग्ना कार्टा में लिखित रूप से स्थापित था कि राजा कानून से ऊपर नहीं है। यही आइडिया आगे चलकर एक आधुनिक लोकतंत्र की ताकत बना। इसमें कोई भी कितना भी ताकतवर हो, उसे कानून का पालन करना ही पड़े। इसके बाद इंग्लैंड में 1689 में एक बिल पास हुआ, जिसमें पार्लियामेंट की ताकत को राजा से भी ऊपर स्थापित किया गया, यानी राजा मनमानी नहीं कर सकता था, उसे जनता पर टैक्स लगाने के लिए पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए थी। और यहीं से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी शुरू हुई। अमेरिका भी एक समय पर ब्रिटेन का गुलाम हुआ करता था। उसके बाद 1776 में अमेरिका को ब्रिटेन से आजादी मिली और आजादी के बाद अमेरिका ने 1787 में अपना अमेरिकी संविधान बनाया। इस संविधान को 3 भागों में बांटा गया था, पहला विधायिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। इस पूरे सिस्टम को कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि शक्तियों को बंटवारा। इसका सीधा मतलब था कोई एक व्यक्ति के पास पूरी पावर ना जाए। उसके बाद 1789 में फ्रांस में एक नई क्रांति का जन्म हुआ। इस क्रांति में स्वतंत्रता और समानता का नारा गूंजा। फ्रांस की इस क्रांति ने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि सत्ता किसी राजा का अधिकार नहीं, बल्कि जनता की सहमति से बनती है। और उसी समय अमेरिका का संविधान बना था, उसमें महिलाओं के साथ साथ काले लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दिया। दुनिया का पहला देश जिसने महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया वो था न्यूजीलैंड। इस देश ने 1893 में अपने देश की सभी महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और अंत में भारत। भारत ने आजादी के बाद 1950 में अपने देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह थी कि भारत ने आजादी के बाद 1950 में अपने ही देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार दे दिया था, जबकि अमेरिका ने अपने देश के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार आजादी के 190 साल बाद दिया था। और इस पॉइंट को मैं फैक्ट के बेस पर बोल रहा हूँ, आप चेक कर सकते हो। डेमोक्रेसी एक ऐसी चीज है जो एक दिन में पूरी नहीं होती है, ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर डेमोक्रेसी काम कैसे करती है। तो चलिए आसान भाषा में समझते हैं इसको। 2 तरह की डेमोक्रेसी होती है, एक तो डायरेक्ट और दूसरी इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में उस देश के नागरिक खुद जाकर वोट कर सकते थे और अपना पक्ष रख सकते थे, जबकि इनडायरेक्ट में उस देश के नागरिक एमपी को चुनते थे और चुना गया एमपी कानून ले जाकर संसद में जाता था और वहां से पास करवाता था। हमारे देश में संसदीय सिस्टम चलता है, यहाँ पर जनता अपने विकास के लिए एमपी चुनती है और वो चुना गया एमपी संसद में उस क्षेत्र के विकास की मांग करता है। और जिस पार्टी के एमपी ज्यादा होते हैं, देश में सरकार उसी पार्टी की बनती है। जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति देश को चलाता है और वहाँ की जनता राष्ट्रपति को डायरेक्ट वोट डालती है।
आपने कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा डेमोक्रेसी के 4 खंबे होते हैं, जिनमें से पहले नंबर पर आता है विधायक, जो कि मैंने आपको पहले बताया जनता अपने विकास के लिए एमपी चुनती है और वो एमपी संसद में जाता है। उसके बाद नंबर 2 पर आता है कार्यपालिका, जिसमें प्रधानमंत्री के साथ साथ बड़े बड़े अधिकारी शामिल होते हैं जो कानून को बनाते हैं। उसके बाद डेमोक्रेसी का तीसरा खंबा न्यायपालिका होती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और देश का संविधान और कानून को मैनेज करने के लिए रखा जाता है और ध्यान रखा जाता है कि देश के किसी भी नागरिक के साथ गलत ना हो। और आखिर में आता है डेमोक्रेसी का अंतिम खंबा और वो है मीडिया, जो सरकार की कमियों को उजागर करती है और जनता को सच्चाई दिखाती है। अगर किसी देश की मीडिया बिक जाए तो उस देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। दुनिया में ऐसे देश भी है जहाँ पर तानाशाहों ने विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ साथ मीडिया को भी अपनी मुट्ठी में कर रखा और देश के लोकतंत्र को खत्म कर दिया है। लेकिन इन चारों पॉइंट के बाद एक पॉइंट बहुत जरूरी है और वो है इलेक्शन कमीशन। इसका काम होता है देश में निष्पक्ष चुनाव कराना और हर नागरिक को वोट देने का अधिकार दिलाना और वोट करने वाले लोगों की लिस्ट को मैनेज करना। लेकिन आज के समय पर भी इलेक्शन कमीशन हाईजैक हो चुका है। SIR के नाम पर लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। डेमोक्रेसी को सबसे ज्यादा खतरा तानाशाहों से होता है। अक्सर तानाशाही में सत्ता किसी एक व्यक्ति के पास होती है, जिसे वोट के जरिए नहीं हटाया जा सकता। अंजाम एक ही, फिर वो सत्ता और सिस्टम को अपने हिसाब से मैनेज करता है। विपक्ष के साथ साथ आवाज उठाने वाले व्यक्तियों को खत्म कर देता है और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके वन पार्टी सिस्टम कर देता है। डेमोक्रेसी का सबसे ज्यादा फायदा अकाउंटेबिलिटी का होता है। इसमें जनता अपने द्वारा चुने गए नेता से अकाउंटेबिलिटी मांग सकती है जब नेता जनता के लिए सही फैसला नहीं लेता। साथ में व्यक्ति को व्यक्तित्व की आजादी यानी कि लिखना, बोलना और इकट्ठे होने का अधिकार होता है। ब्रिटेन के महान नेता विंस्टन ने एक बार बहुत बड़ी बात कही थी कि दुनिया में लोकतंत्र सरकार का सबसे बड़ा रूप है। यह बात बहुत गहरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी परफेक्ट है, इसमें कमियां भी हैं। लेकिन इंसानी इतिहास में जितने भी सिस्टम आजमाए गए हैं, राजशाही, तानाशाही, वन पार्टी सिस्टम, इन सबकी तुलना में डेमोक्रेसी ने सबसे ज्यादा लोगों को आजादी, जवाबदेही और सबसे शांतिपूर्ण बदलाव का मौका दिया। डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि वो खुद को सुधारने की क्षमता रखती है। उस देश के नागरिक जागरूक हो, न्यायपालिका, मीडिया स्वतंत्र हो और हर कोई, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कानून के दायरे में रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, जनता की सरकार जनता के द्वारा और जनता के लिए, यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही जनता का शासन है। और यही वो असली भावना है जिसे आप हमेशा याद रखना। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।